जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इसी आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक जो भी भारतीय इतिहास के अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में जो आज आपका टॉपिक है वो है लाहौर षड्यंत्र केस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए सरल भाषा में इस टॉपिक को समझते हैं। चलिए, लाहौर षड्यंत्र केस 1929। लाहौर षड्यंत्र केस 1929। देखो बेटा, ये केस क्या था या ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये क्या है। देखो, इसे भगत सिंह ट्रायल केस भी कहते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि लाहौर षड्यंत्र केस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है भगत सिंह ट्रायल केस। 10 जुलाई 1929 को ये क्या हुआ था बेटा, शुरू हुआ था। 10 जुलाई 1929 को क्या हुआ था, ये ट्रायल केस क्या हुआ था, भगत सिंह ट्रायल केस क्या किया गया था बेटा, शुरू किया गया था। ये था क्या, जब असेंबली बम कांड हुआ और असेंबली बम कांड के अंतर्गत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं ने क्या दे दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजी सरकार के सामने स्वयं का क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने उनको काले पानी की सजा सुनाई, यानी अंडमान निकोबार जेल में बंद कर दिया जाए आजीवन के लिए। ये इनको क्या सुनाई गई, क्या सुनाई गई बेटा, सजा सुनाई गई। लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों को या अंग्रेजी सरकार को ये मालूम था कि वो भगत सिंह को भारत की किसी भी जेल में कैद कर नहीं रख सकते हैं। यानी उनके जो क्रांतिकारी संगठन था, जो उनका क्रांतिकारी संगठन था, जो नौजवान सभा और बेटा नौजवान भारत सभा और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सक्रिय सदस्य हैं, जो भी सदस्य हैं, वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को वो अंडमान निकोबार द्वीप की जेल से भी क्या कर ले जाएंगे बेटा, छुड़ा ले जाएंगे। इस बात से अंग्रेजी सरकार खौफ खाए बैठी हुई थी। उनको पता था कि वो भगत सिंह को ज़्यादा समय तक क्या नहीं रख सकते बेटा, कैद में नहीं रख सकते। तब उन्होंने भगत सिंह पर क्या खोला, एक पुराना केस खोला। भगत सिंह ने 1 साल पहले सैंडर्स की हत्या करी थी। JP सैंडर्स जो एक पुलिस अधिकारी था, उसकी हत्या की थी और अंग्रेजी अधिकारियों ने उसका मुख्य आरोपी किसको माना था, भगत सिंह को ही माना था। तो इस केस से जुड़ी एक फाइल दोबारा से खोली गई। इस केस से जुड़ी हुई चीज़ें दोबारा खोली गई, ओपन की गई और इस केस की सुनवाई कहाँ की गई, लाहौर में की गई। क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पहले दिल्ली की जेल में बंद किया गया था कुछ समय के लिए और उनको उनको कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप की जेल में भेजने का क्या चल रहा था, प्लान चल रहा था। लेकिन अंग्रेजों को मालूम चल गया था, अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि भगत सिंह वहाँ भी क्या नहीं है बेटा, सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने भगत सिंह को कहाँ भेज दिया, उन्होंने भगत सिंह को लाहौर कहाँ भेज दिया, लाहौर की मियाँ जेल में भेज दिया। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो भगत सिंह ट्रायल केस क्या था कि इस केस में मुख्य आरोपी किसको बनाया गया था, भगत सिंह को बनाया गया था और ये सैंडर्स की हत्या से जुड़ा हुआ था। इस केस में भगत सिंह के अलावा 18 अन्य क्रांतिकारियों पर भी क्या चले बेटा, मुकदमे चले। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो अकेले भगत सिंह पर क्या चलाएंगे, केस चलाएंगे, तो भारत में उनको छुड़ाने के लिए क्या कर दी जाएगी, उनको छुड़ाने के लिए जागरूकता होगी और उनको क्या कर लिए जाएंगे, क्रांतिकारी उनको छुड़ा लेंगे। तो उन्होंने 18 अन्य क्रांतिकारियों को भी क्या, अन्य क्रांतिकारियों के जो 18 अन्य क्रांतिकारियों को भी क्या किया, इस मुकदमे में शामिल कर लिया। ये केस कहाँ सुना गया, इस केस की पैरवी कहाँ हुई, लाहौर में हुई। इस केस की पैरवी स्वयं भगत सिंह ने की। अंग्रेजों की ओर से जब भगत सिंह ने इस केस की पैरवी की तो भगत सिंह की पैरवी के आगे अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया वो केस क्या होता जा रहा था बेटा, कमजोर होता जा रहा था। लगातार अंग्रेजी सरकार क्या हो रही थी, कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि भगत सिंह अपनी पैरवी स्वयं कर रहे थे। तब उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। वायसराय ने बिल्कुल कह दिया था कि भगत सिंह को किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने जो पुराना जज था उसको हटाकर 3 जजों की एक समिति का गठन कर दिया। यानी 3 नए जज क्या कर दिए बेटा, नियुक्त कर दिए। ये 3 जजों की क्या कर दी इसने, एक क्या बनाई, समिति बनाई। अब वो 3 जज कौन कौन से थे देखिए।
5 अप्रैल 1930 को एक नई बेंच यानी जजों की एक नई शाखा की नियुक्ति की गई, जिसमें 3 जज जो थे जिनका नाम था जे कोल्ड स्ट्रीम, जे इसके अध्यक्ष थे इसके, और आगा हैदर और जे सी हेटलर। ये 3 सदस्य नियुक्त किए गए, ये जज बने। इन जजों ने तीनों ने सर्वसम्मति से एक फैसला सुनाया जो 7 अक्टूबर 1930 यानी कि सर 5 अप्रैल 1930 को अभी इन 3 जजों की नियुक्ति की गई थी, इनकी नियुक्ति किसने करी थी? लॉर्ड इरविन ने। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड इरविन ने क्या किया बेटा, 3 जजों की नियुक्ति की, और जजों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट बना ली थी एक तरीके से, क्योंकि तीनों के ऊपर लॉर्ड इरविन का क्या था, दबाव था। इन तीनों ने सर्वसम्मति से केस की सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद 7 अक्टूबर 1930, देख रहे हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, केवल और केवल 5 से 6 महीनों में केस का फैसला सुना दिया। और इस फैसले के तहत इन्होंने माना कि बेटा कि जो सैंडर्स की हत्या की है वो भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी साथियों ने ही की है। फैसले में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तथा इसके अलावा अन्य जो क्रांतिकारी थे उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यानी कुल मिलाकर जो आपके जो तीनों न्यायाधीश थे, इन्होंने सर्वसम्मति से कहा 7 अक्टूबर 1930 को कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की है और असेंबली बम कांड किया है। इसमें तीनों लोग सम्मिलित हैं, इसलिए इनको क्या दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई। और अन्य क्रांतिकारियों को क्या दिया बेटा, आजीवन कारावास सुना दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। जब 3 जजों की बेंचों ने एक फैसला सुनाया कि 7 अक्टूबर 1930 को यह फैसला सुना दिया कि सैंडर्स की हत्या में इन तीनों को क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। यानी उन्होंने जो 3 जज थे, उन तीनों जजों ने सर्वसम्मति से बताया कि भैया सैंडर्स की हत्या इन तीनों लोगों ने मिलकर की है और इसमें इन तीनों का क्या है, रोल रहा है। तब तीनों को क्या दी गई बेटा, फांसी की सजा सुनाई गई। ये निश्चय किया गया कि 24 मार्च 1931 को तीनों को क्या दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि 5 अप्रैल 1930 को 3 जजों की एक समिति बनी, जिसकी नियुक्ति किसने की, लॉर्ड इरविन ने। ये लॉर्ड इरविन क्या था, उस समय भारत का वायसराय था। तब 7 अक्टूबर 1930 को इन तीनों जजों ने मिलकर एक सर्वसम्मति से क्या दिया, फैसला दिया, और इन्होंने माना कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और अन्य क्रांतिकारी जो थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की क्या की है बेटा, हत्या की है। तब इन्होंने तब इन तीनों ने मिलकर एक फैसला दिया और कहा कि 24 मार्च 1931 को तीनों को क्या दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। लेकिन लगातार जनता का आक्रोश बढ़ रहा था। भारत में लगातार जनता का आक्रोश बढ़ रहा था। इसको देखते हुए अंग्रेज सरकार घबरा गई। अंग्रेज सरकार घबराई हुई थी। लाहौर के अंदर बेटा कर्फ्यू लगा दिए गए थे। कर्फ्यू का मतलब ये था कि किसी भी को आना जाना अलाउड नहीं था बेटा, कर्फ्यू लग चुका था तब। लेकिन अंग्रेजी सरकार को पता था कि उनके जो क्रांतिकारी जो संगठन के सदस्य हैं वो किसको छुड़ा ले जाएंगे, वो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के साथ अन्य क्रांतिकारियों को बेटा छुड़ा ले जाएंगे। तब अंग्रेज सरकार ने घबराकर 23 मार्च 1931 को के दिन, यानी एक दिन पहले 7:30 पर, शाम को 7:30 पर तीनों को फांसी दे दी। और इन तीनों के शवों को ले जाकर फिरोजपुर के पास ले जाकर बेटा जलाने लगे। रावी नदी के किनारे क्या करा इन्होंने जलाने लगे, इन्होंने जला दिया। लेकिन जनता को पता चल गई। जनता ने फिरोजपुर पहुंचकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ खूब नारे लगाए, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार क्या हो गई, वहाँ से अंग्रेज सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारी थे बेटा, पुलिस कर्मचारी अधिकारी, वो वहाँ से क्या हो गए बेटा, भाग गए। कुल मिलाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को क्या हुई बेटा, फांसी की सजा हुई, फांसी लगा दी गई 23 मार्च 1931। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित जो कागज थे वो आज भी हमारे गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय हरिद्वार में
बेटा रखे हुए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि इस टॉपिक को बार बार देखें, और कोई भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस प्रश्न पूछें, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताया करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, जिससे कि मुझे और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। मैं आपके बहुत जल्द अन्य सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाला हूं, जीएस और मैथ्स से लेकर रीजनिंग से लेकर। लेकिन अगर आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और मैं चैनल को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करा करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।